Welcome back. We are moving towards the second session for today's class, and we were looking at the potential risks that a company might face if it has not yet faced those as losses or failure. So these are potential failure areas for companies if they don't act towards uh, a sustainable business or sustainable business practices and don't take corrective actions if they are creating certain issues or harms for the society or ignoring them. हमने कोका कोला के केस में देखा कि वो जो इन्वायरमेंटल कंसर्न थी उसको इग्नोर कर रहे थे, ये इग्नोर किया था, ओवरलुक कर गए थे और eventually they had to pay for that, both in terms of their reputation but also in terms of their financial. Now अगर पेपर में सवाल आ जाए, I am again and again also raising questions for the upcoming paper. तो सवाल ये होगा, what are the potential risks a futuristic business might face in terms of environmental sustainability? तो आपके पास जवाब देने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और जितना आप इंटरचेंज करते जाएंगे उतना आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिलते जाएंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन नजर आएंगे। जबकि हमारी अप्रोच में तो ये होना चाहिए कि हमें कोई सिस्टमैटिक चीज मिल जाए, हमें कोई एक अप्रोच और एक मैथडोलॉजी है, प्रोसेस समझ आ जाए जिससे हम अपने जवाब को ज्यादा सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर सके और उसको किसी ऐसे अप्रोच से हल कर सकें जो कि ज्यादा सेंसिबल और एविडेंस बेस्ड हो। मैं हमेशा कहता हूँ एक कच्चा स्टूडेंट जो है कभी मार नहीं खा सकता जब वो हर चीज को इस तरीके से देखे कि मेरा ऑडियंस एक सिस्टमैटिक तरीके से मेरे आंसर को कैसे पढ़े, उसमें एक लॉजिक है, उसमें एक मेथोडोलॉजी नजर आ रही है। तो इस लिहाज से एआई ने बड़ा अच्छा इसको समअप किया है। आई रियली लाइक्ड इट कि उसने मुख्तलिफ ब्रॉडर एरियाज बना दिए और जो मेजर इश्यूज हैं उनको उनके अंदर लिस्ट कर दिया, या चैलेंजेस या पोटेंशियल रिस्क जो हैं उनको वहां लिस्ट कर दिया है। अब हम मेजर कैटेगरीज को अगर याद कर लें, एक आध अगर इश्यू मिस भी हो जाए तो शायद बीइंग एन असेसर मैं पेपर देख रहा हूं तो मुझे ये अंदाजा होगा कि यूजर को मेजर कैटेगरीज याद है या स्टूडेंट को मेजर कैटेगरीज याद है, बेशक उसको सारे ऑप्शन याद ना हो। तो हम जो मेजर कैटेगरीज उसका सामने आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी कैटेगरी है ज्यादा कंसर्न है हम इसके मुतालिक लॉजिकली शुड बी आर। इतने 300-400 साल से जो हम अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच को देख रहे हैं, तो हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम किसी किस्म के भी फाइनेंशियल लॉस को फेस ना करें। तो पहला मेजर कैटेगरी है एरिया रिस्क में फाइनेंशियल रिस्क नजर आ रहे हैं। दीज फाइनेंशियल रिस्क देयरफॉर आर पोटेंशियल एरियाज वेयर कंपनी कुड फेस फाइनेंशियल लॉसेस। जैसे मैंने कहा अभी कोका कोला को रिहेबिलिटेशन के ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस स्पेंड करने पड़े, तो हम देख रहे हैं कि डैमेज चार्जेस, प्यूनिटिव चार्जेस, लैक ऑफ कंप्लाइंस के हवाले से गवर्नमेंटल फाइन्स, रेगुलेटरी पेनल्टीज, उनका जिक्र आ रहा है। यानी कंपनी जो है वो समा दी अंदर ये इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर सकती। हम ये भी कह सकते हैं बज़ाहिर दिख रहा है कि इसके लिए शायद वो उस तरीके से तैयार नहीं थी और अचानक सडन शायद एट टाइम्स फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो उनको फेस करने पड़ गए हैं। तो वन ऑफ द मेजर कैटेगरी इज फाइनेंशियल रिस्क जो कि फेस करने पड़ सकते हैं कंपनीज को। हम इसको डिटेल से भी देखते हैं। अदर इशू इज द रेपुटेशनल रिस्क, यानी कंपनीज जो हैं उनको उनकी रेपुटेशन को डैमेज हो सकता है अगर वो ऐसा करें। उसकी जो इंडिकेटर्स हैं वो एक पब्लिक इमेज की फॉर्म में हो सकता है, मीडिया में
आपने देखा होगा मीडिया ट्रायल, नाम सुना होगा कि कंपनी जो है मुसलसल अंडर क्रिटिसिज्म आ रही है अपनी मीडिया सोर्सेस। तो इस लिहाज से रेपुटेशनल रिस्क इन टर्म्स ऑफ देयर पब्लिक इमेज हो सकता है, या जो कि ज्यादा कंसर्न है मार्केट टर्म्स में, दैट इज लैक ऑफ कस्टमर लॉयल्टी। ऐसी कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी के पास चला जाए, या ये भी अच्छी बात है कि हम जो टैलेंट पूल के हवाले से देख रहे हैं, यानी पोटेंशियल एम्प्लॉइज के हवाले से देख रहे हैं, वो भी उस कंपनी पे ट्रस्ट ना करें और वहां जाकर जॉब करना ना चाहें। तो आप फ्यूचरिस्टिक टैलेंटेड लोगों को दूसरी कंपनी के पास जाते हुए देख रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल रिस्क आ रहे हैं, रेपुटेशनल रिस्क आ रहे हैं। हम ये रेपुटेशनल और ब्रांड डैमेज के हवाले से भी मैंने स्पेसिफिक चीजें बताई हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जारगॉन्स, स्लोगन्स, टर्मिनोलॉजी सामने आ रही है। एक कोर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जनरल थीम्स को समझें, ओवरऑल पर्सपेक्टिव्स को देखें, लेकिन साथ के साथ में हम उसकी जारगॉन्स या उसकी टर्मिनोलॉजी जो कि चल रही है इस वक्त मार्केट में, यानी उनके मुतालिक भी नो हाउ क्रिएट करें। तो हम इस कोर्स में इस कोशिश को भी करेंगे कि हम उन एरियाज के मुतालिक भी बात करें जो कि इस वक्त ट्रेंडी है, उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करें। जैसे ग्रीन वॉशिंग बैकलैश, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते, मेरे लिए भी न्यू नॉलेज थी, लेकिन जब इसको पढ़ा तो समझ आया कि व्हाट होल्ड्स फॉर है। तो इस पर भी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं रेगुलेटरी और रेपुटेशनल एस्पेक्ट्स बार बार हमारे सामने आ रहे हैं। तो दो कैटेगरीज आ गई हमारे पास, फाइनेंशियल रिस्क नजर आ रहे हैं और हमारे पास रेपुटेशनल और रेगुलेटरी रिस्क नजर आ रहे हैं। कुछ की बिजनेस एरियाज हैं जो कि बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड को लिख रहे हैं। तो वेरी कॉमन, वेरी हॉट, इस पे लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, दैट इज सप्लाई चेन रिस्क। बिजनेस का ऐसा प्रोसेस है जो कि मेरे ख्याल में टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड यानी इंडस्ट्रीज जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, उन पर शायद सबसे ज्यादा फोकस है। तो हम देख रहे हैं कि सप्लाई चेन से रिलेटेड रिस्क्स, उसको एज अ कैटेगरी के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। तो ये तीन कैटेगरीज मोस्टली बुक्स में नजर आ रही हैं, दैट इज जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। और रिस्क को तीन कैटेगरीज में मेजर में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क्स, द रेपुटेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क्स, एंड फाइनली द सप्लाई चेन रिस्क। होंगे और बहुत सारे, लेकिन शायद एआई ने इन तीन मेजर कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया। इससे बियॉन्ड जो भी होंगे वो इंडस्ट्री या अदर्स की कैटेगरीज में डाले जा सकते हैं। तो हम फोर कैटेगरीज बना सकते हैं रिस्क की: फाइनेंशियल रिस्क, रेपुटेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क, सप्लाई चेन रिस्क एंड अदर्स। यानी कुछ और भी जो इन कैटेगरी से बियॉन्ड चले जाए, उसको एक जनरल कैटेगरी में प्लेस कर दिया जाए। हम देख रहे हैं डायरेक्ट इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज जो कि कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं, अब वो आपके सामने लिस्ट किए गए हैं। रिसोर्स खत्म हो गया, लिमिटेड हो गया, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, डायरेक्ट इशू आ रहा है। इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट विल राइज, तो आपकी कॉस्ट इवेंचुअली राइज कर जाएगी। हाँ, हाँ, सप्लाई चेन इश्यूज आएंगे, वहां भी फाइनेंशियल लॉसेस नजर आएंगे आपको। फॉर एग्जांपल, आपकी सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपको अल्टरनेटिव रूट्स लेने पड़ेंगे, लॉन्गर रूट से आना पड़ेगा। जब बीच में आपको कोई फ्लड या कोई इस तरह की चीज नजर आएगी, क्लाइमेट चेंज नजर आएगी, तो उस वजह से आपको शायद री रूट होना पड़ेगा। री रूटिंग कॉस्ट कंपनीज लॉट इन दी वर्ल्ड है, खासतौर पर जहाँ ग्लोबल री रूटिंग हो रही होती है, तो वो जो शिपमेंट कॉस्ट है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाती है। कंपनीज अपनी कॉस्ट पर मैनेज नहीं कर पाती। तो इस लिहाज से जो
Resource scarcity, it is one of the aspects, but supply chain disruptions definitely also the input to that. अच्छा, अगर आप कंप्लाइंस नहीं करेंगे, रेगुलेटरी पेनल्टीज आएंगी, फाइन इम्पोज किए जाएंगे. दैट्स द वे द प्रेसिडेंट निक्सन्स regime did है. वो कंपनीज जो ग्रीन हाउस एमिशंस कर रही थी, कार्बन इमिट कर रही थी, उनका साइंटिफिक एनालिसिस होता था, अगर गिवन रेंज से अबव जाती थी तो उनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज लग जाती थी. जो कंपनीज कार्ड्स विल मैन्युफैक्चरर्स सर्टेन लिमिट से ऊपर CO2 इमिट करती थी उनकी कार्ड्स, उनके ऊपर पेनल्टीज लगा दी जाती थी. तो ये एक तरह की फाइनल रिजॉर्ट ऑप्शन है कि कंपनी को फाइनेंशियल पेनल्टी इम्पोज की जाए ताकि वो रियलाइज कर सके कि उसको आगे फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ेगा अगर वो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के हवाले से जो रेगुलेटरी आइडिया है या फ्रेमवर्क है उसको फॉलो नहीं कर रही. तो यू कैन फाइंड लॉट ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टीज इम्पोज बाय गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर पा रही हैं और जो सीरियस कंसर्न्स दिखा रही हैं. आपने सुना होगा इस लिहाज से जो डेवलप्ड यूरोप है, जिसको आप कहते हैं दी वेस्ट, इसमें वेस्टर्न यूरोप है. जो वेस्ट की ट्रू फीलिंग है, मैंने क्लास में भी कहा, वो वेस्टर्न यूरोप की फीलिंग है, which includes countries like Sweden, Norway, Denmark, even Germany. तो वहाँ आपको बहुत ही सवेयर स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी रेगुलेशंस नजर आती है. गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम भी बड़ा सख्त है और इस लिहाज से वो अपने इन्वायरमेंट के हवाले से कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करती. तो वहाँ डेफिनेटली फिर आपको एक क्विक एक्शन नजर आता है, आपको कोर्ट केसेस नजर आते हैं, उसके अंदर कंपनीज कोर्ट केसेस हार रही होती हैं, फिर वो फाइनेंशियल पेनल्टीज पे करने पे मजबूर भी होती है. ऑफ कोर्स इन मेनी वेज हम देखते हैं कि कंपनीज जो है वो अपनी जो ऑपरेशंस हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज ना कर सकें, बट उनकी एफिशिएंसी भी लॉस्ट हो जाए. तो ऐसी सूरत में उनकी कॉस्ट, ऑपरेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है. मसलन यूटिलिटी बिल्स बढ़ जाती हैं. हमारे पास जैसे हाँ बामडा और नेपको के जो बिल्स हैं वो कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसको टेकअप कर सकें. तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई हो जाती है कि वो फिर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज वजह से क्लोज हो गई है लास्ट 2 to 3 years में. हार्श रियलिटी है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्लोज डाउन बिकॉज दे नॉट बीन एबल टू मैनेज देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. अब वो अगर सोलराइजेशन की तरफ जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जाएं, तो वो भी ह्यूमन कॉस्ट है जो कि इस वक्त उनके पास शायद इन्वेस्टमेंट नहीं है मैनेज करने की. वी कुड आल्सो सी लॉट ऑफ एग्जांपल्स क्रॉस दी साउथ पंजाब. वहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली अपने ऑपरेशंस को क्लोज किया बिकॉज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज थी, चीप एनर्जी अवेलेबल नहीं थी और इस वजह से उनको ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो वो कर नहीं पा रहे थे. प्लस अगर वो रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल नहीं था, स्कैर्स था, लिमिट था, तो उसको वो इम्पोर्ट कर रही थी. इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी फॉर एग्जांपल, या फिर उसमें कुछ डिस्ट्रप्शंस आ रही थी जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट राइज कर रही थी. तो उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी आपको इंक्रीज होती नजर आ रही थी. हाँ, इसी तरह हम देख रहे हैं मार्केटिंग की टर्म्स में रेपुटेशन इश्यूज काफी ज्यादा हैं और मैंने 3 इश्यूज की वजह से बताया कि नेगेटिव बिजनेस पब्लिक इमेज क्रिएट हो जाता है. हमारे यहाँ तो शायद इतना ज्यादा लोग इससे कंसर्न नहीं, शायद हमारे यहाँ लोग ज्यादा केयर फ्री भी हैं. बट इन यूरोप, इन अमेरिका, देयर आर पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स जो किसी कंपनी का भी पब्लिक इमेज जब डेवलप होता है तो उसकी वजह उसको प्रोपोगेट करती है, रिचानल से प्रेजेंट करती है. ये वो कहती है कंपनी जो है वो हार्म क्रिएट कर रही है सोसाइटी के लिए, और या फिर उनके अपने चैनल्स होते हैं जिसके अंदर वो जनरल पब्लिक तक रीच करते हैं. वो थॉरो असेसमेंट और एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे होते हैं कंपनीज के, और इवेंचुअली इट
results into local, regional, at times national level boycott movements, और वो फिर कंपनी की जो सेल्स है उसके ऊपर असरअंदाज भी होता है, यानी सेल जो है इस वजह से डाउन भी हो जाती है. So this becomes eventually in longer term a serious crisis for company. और उनकी सेल वो भी डायरेक्ट हिट हो सकती है, इवेंचुअली ये फाइनेंशियल इश्यू में कन्वर्ट हो जाती है. तो फिर ये बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन शायद किसी और चीज से नहीं घबराती, ब्लफ करती रहती हैं, झूठ बोलती रहती हैं, क्लेम एक्सक्यूजेस प्रेजेंट करती हैं, अनटिल अनलेस उनकी जो फाइनेंशियल रिटर्न्स हैं उसके ऊपर कट लगे, यानी सेल डाउन हो जाए, डिमांड कम हो जाए, फाइन इम्पोज हो जाए. इवेंचुअली दीज रेपुटेशनल रिस्क्स आखिरकार इवेंचुअली देन दे कन्वर्ट इनटू फाइनेंशियल रिस्क्स, उसमें कन्वर्ट होती है. हम देख रहे हैं कि सेल डाउन हो जाना, कस्टमर लॉयल कस्टमर को छोड़कर आपको कस्टमर बेस कम हो जाना, लॉयल कस्टमर को छोड़कर किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेना. कंज्यूमर अवेयर हो चुका है, दे वांट कंपनीज टू डेवलप सेफर प्रोडक्ट्स, safer for the society, safer for the environment. That's why इसके बाद शायद कस्टमर के पास चॉइसेस भी ज्यादा है. जब से इंटरनेट आया, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग आई, आप देख रहे हैं कि कस्टमर के पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गई. वो बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर रहा है फ्रॉम ब्रांड्स टू अदर ब्रांड्स. शायद ब्रांड लॉयल्टी वैसे भी एक मुश्किल आइडिया हो गया है आज के वर्ल्ड में. हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग इज ऑन द हाई. वन सिंगल क्लिक अवे है, बड़ा मशहूर ई कॉमर्स का स्टेटमेंट है, स्लोगन है कि इफ यू डोंट फुलफिल कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, उसको नहीं मैनेज कर पा रहे और उसकी आपके मुतालिक एक नेगेटिव बिल्डअप है, इमेज है, तो ही इज वन सिंगल क्लिक अवे. यानी वो आप क्लिक करता है और आपका ऐप बंद करता है, आपकी वेबसाइट बंद करता है और फिर दूसरे की वेबसाइट पे चला जाता है. दिस इज समथिंग दैट इज नाउ वेरी सीरियस कंसर्न बिजनेसेस के कस्टमर लॉयल रहे और आपके प्रोडक्ट्स के साथ स्टिक कर रहे हैं, आप उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हो, और इस एक्सपीरियंस में अब डिमांड फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबिलिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस बाइंग एंड सेलिंग, उस पर कस्टमर का फोकस ज्यादा है. Therefore, it requires companies to be very careful while dealing with customers in terms of the environmental and general sustainability. और finally, the future workforce like you, जब आप कंपनी को ज्वाइन कर रहे होंगे तो आप ऐसी कंपनी को हरगिज ज्वाइन करना नहीं चाहिए कि जो कि एनवायरमेंटल डैमेज कर रही है, या फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो एनवायरमेंट के हवाले से. और जब आप एक ऐसी लो डैम वैल्यूज वाली कंपनी की एड देख रहे होंगे तो आप उसको इग्नोर मार रहे होंगे, आप कह रहे होंगे दिस कंपनी इज रेपुटेशन इज वेरी पुअर in terms of the environmental concerns, why I should be join a company like this which is creating harm for people. कोई भी सेंसिबल आदमी शायद किसी भी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना नहीं चाहिएगा until unless वो वहां जाकर उसकी नॉर्म्स वैल्यूज को चेंज करने का एम्बिशन रखे. फिर तो ठीक है, मोस्टली इट इज डन एट दी हायर रैंक्स है. लो रैंक्स में शायद लोग अपनी पॉलिसीज को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते. सो देयरफॉर लॉस ऑफ अ की टैलेंट और रिटेनिंग द की टैलेंट बिकम एन इश्यू है. आपकी रिप्यूट विद इन और पोटेंशियल आने वाले एम्प्लॉइज के हवाले से सीरियस क्वेश्चन मार्क बन जाती है. तो वी कॉल इट द रेपुटेशनल रिस्क. अच्छा, रेपुटेशनल और ब्रांड इमेज के हवाले से मार्केटिंग में भी और वैसे भी बहुत सारी बातें चल रही हैं. दिस फिनोमेना ग्रीन वॉशिंग बैकलैश was a phenomena seen in the Western countries में हमें नजर आया. हम देख रहे हैं consumers were showing lack of trust to companies which were falsely claiming to be eco-friendly. यानी कंपनीज वैसे तो ये कह रही थी कि वो इको फ्रेंडली है और इन्वायरमेंटल की केयर करती है, अपने मिशन विजन में भी दिखती है, अपने प्रोडक्ट पे भी क्लेम्स डालती है, बट जब थॉरो एनालिसिस हुआ तो पता चला कि ये सिर्फ ब्लफ था.
मार्केटिंग स्टंट था, यानी वो सिर्फ दुनिया को झूठ बोलने के लिए, सरफेस पे दिखाने के लिए, एक सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा कर रही थी। एक्चुअल टर्म्स में उसके प्रोडक्ट सेफर नहीं है, यानी वो डिजॉल्व नहीं होते। आप देख रहे हैं कि वो इवेंचुअली आपको ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं जो कि बाजारे दिखने में तो डिजॉल्वेबल थे बट नहीं है, ऐसे सिंबॉलिक पिक्चर दिखाई गई है, बट जो उनका जो क्लेम था वो फुलफिल नहीं हुआ। और इस वजह से लोगों ने उसके मुतालिक एक सख्त ओपिनियन प्रेजेंट किया और उनके खिलाफ एक मूवमेंट लाई है और उनके प्रोडक्ट की सेल को सीरियसली हर्ट किया है। यानी हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दिस बिजनेस वर्ल्ड कंपनीज माइट बी प्रोपोगेटिंग जस्ट फॉल्स क्लेम्स, फॉल्सिफाई क्लेम्स कर सकती हैं। तो हमें बहुत केयरफुली, ध्यान से, सोच समझकर, एनालिसिस के साथ कंपनीज को देखना होगा। फिर जाकर हमें पता चलेगा कि वाकई में वो सीरियस हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स के हवाले से, या जस्ट झूठ बोल रही हैं, ब्लफ कर रही हैं। हमारे यहाँ भी हमने देखा होगा, गवर्नमेंट भी, कंपनीज भी अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रही है सस्टेनेबिलिटी के साथ। तो इनिशियल उनकी कोशिश यही होती है कि बस हम लोग हमारे मतलब कि बस जान लें कि हम इको फ्रेंडली हैं, असल में हो ना हो। यानी मीडिया के थ्रू या हमारी अपनी कैंपेन के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, बिलबोर्ड के थ्रू अपने आप को इको ओरिएंटेड कंपनी के तौर पर प्रेजेंट कर रही है, लेकिन असल में वो होती नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी जगह पे साबित हो गया है कि कंपनीज ब्लफ कर रही है, दे आर नॉट एग्जैक्टली देयर है। तो हम देख रहे हैं मीडिया में उनके मतलब नेगेटिव इमेज मिल रहा है, कंज्यूमर बाइकॉट मुसलसल हो रहे हैं। और टिपिकली स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि टेल फ्रॉम दी जनरेशन जी, इस मिलीनियल्स जो कि इस वक्त यहाँ हैं, जो कि बॉर्न हुए हैं, और वो मुसलसल मीडिया की कैंपेन्स की वजह से और अपनी ability to scroll down social media and many more are very well aware कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो इस हवाले से इतनी आसानी से उनको डॉज नहीं कर सकती। तो फॉर दिस could lead to serious crisis for companies in many ways, है सेल डाउन होने से, कॉस्ट राइज करने से, और वैसे भी। एनी हाउ, हम देख रहे हैं कि बाज रीजन्स में तो बहुत ही सख्त रेगुलेशंस मैंने कहा था कि एग्जिस्ट करती। हमने यूरोपियन यूनियन में देखा, यूरोप लीडिंग कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। आप अगर रैंक करें इनको लास्ट 10, 12, 15 ईयर्स में, तो ये जीडीपी वाइज वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज हैं, सोशलिस्ट कंट्रीज हैं। यानी आपको बहुत सारी ऐसी फ्री सोशल सर्विसेज मिल जाती हैं जो आपको कैपिटलिस्ट कंट्रीज में नहीं मिलती, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वहां आपको कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। यहाँ आपको बहुत सारी ऐसी सर्विसेज मिल जाती हैं जो कि फ्री हैं, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। हम देख रहे हैं कि वहाँ कार्बन के हवाले से, कार्बन इमिशन के हवाले से एक मैकेनिज्म बनाया गया है विच इज कॉल्ड ईयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, विच imposes एडिशनल कॉस्ट ऑन बिजनेसेस, और बैन लगा रही हैं कंपनीज को कि वो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स ना खरीद सकें। यानी रेगुलेटरी चेक लगा रही हैं कंपनीज के ऊपर कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स ना ले सकें जो कि उन पर इतना टैक्स लगा दो कि वो उन प्रोडक्ट्स पर ना जा सके, बल्कि उनकी जगह अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जाए। बहुत सारी कंपनीज को भी फाइन हुआ है। हमने सीएसआर के कोर्स में भी देखा था, एचआर के कोर्स में भी काफी दफा देखा है कि हमें जो इश्यूज हैं एम्प्लॉय लेवल के, उस पर बहुत सारी टॉप नॉच कंपनीज को फाइन होता नजर आया है इन टर्म्स ऑफ they've been involved in harassment and involved in many other discrimination issues. वॉल्क्सवैगन वेरी फेमस ब्रांड है यूनाइटेड स्टेट्स का, और आपने देखा है कि उस पे यूनाइटेड स्टेट्स में बड़ी मार्केट है वॉल्क्सवैगन की। आपने देखा कि
उसका जो डीजल गेट स्कैंडल है, यानी वो जो डीजल उसका मॉडल है, उसमें उस कंपनी के ऊपर सवेयर फाइन्स हुए हैं। यानी गवर्नमेंट रेगुलेशंस थी कि वो लो कार्बन एमिशन प्रोडक्ट बनाता, बट उसने इग्नोर मारा काफी अरसे तक। पर जब गवर्नमेंट ने उसकी ब्रांड्स को वैल्यूएट किया तो पता चला कि वो हाई कार्बन एमिटिंग है। एयरफोर्स के ऊपर फिर $30 बिलियन के फाइन इम्पोज किए गए, और फिर उनके दरमियान में इवेंचुअली फिर किसी ना किसी पॉइंट पर सेटलमेंट हुई। सो हमें टॉप नॉच कंपनीज के ऊपर फाइन होते नजर आ रहे हैं। हमें रीजन के अंदर ऐसी ट्रीटीज इमर्ज होती नजर आ रही हैं जो कि कार्बन और ग्रीन हाउस एमिशंस को खत्म करने की बात कर रही हैं। और हम देख रहे हैं कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनकी रेप्यूट के ऊपर भी असरअंदाज हो रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई ऑलवेज रैंक दिस कंपनी इज रियली हाई है, नेस्ले। बट नेस्ले आल्सो फेस्ड अ कंट्रोवर्सी इन 2010, जब उसने जो पाम ऑयल के हवाले से एक्सट्रैक्शंस की थी, तो कंज्यूमर्स का बाइकआउट और बैकलैश फेस करना पड़ा था। उसका ट्रस्ट डाउन हो गया था कि एज अ सेफ कंपनी, सेफ गुड फूड गुड लाइफ के हवाले से जो उसका स्लोगन था उस पर एक डेंट पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने पाम ऑयल के हवाले से एक्सेसिव एक्सट्रैक्शंस की थी सर्टन एरियाज के अंदर। क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन या रीग्रोथ के हवाले से उस वक्त वहाँ कोई कैंपेन या फिलोसफी चलाई हुई थी, तो वो उनके ऊपर फिर फाइन इम्पोज किया गया। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ केसेस in terms of lawsuits and cases from different countries, different companies के हवाले से भी हमें इश्यू नजर आ रहे हैं। आपने कोका कोला के हवाले से देखा, एक्सॉन मोबिल विच इज ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके ऊपर भी रिसेंट केसेस हुए हैं। कंपनीज लॉ सूट और केसेस फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि देर आर सीरियस रिस्क दैट आर देर। अच्छा, जब फाइनली हम सप्लाई चेन रिस्क की बात कर रहे हैं और आज के दिन इसको कंक्लूड कर रहे हैं, वापस आएंगे, तो फिर हम, और मैं फिर यूपीएस के केस पे जाऊंगा, तो हम अपॉर्चुनिटीज वाले सेक्शन की तरफ चले जाएंगे। पहले तो थी रिस्क, पोटेंशियल फेलियर, फिर आ रहा है पोटेंशियल ग्रोथ, पोटेंशियल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज ऐसी जिसके अंदर कंपनी ग्रो कर सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। हम देख रहे हैं कि सप्लाई चेन रिस्क वन ऑफ द एरिया जो कि नजर आ रहा है, इसमें हाईलाइट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, आई ने। वो कह रहा है कि इन्वायरमेंट इश्यूज की वजह से हमारी डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं, सप्लाई टाइमली पहुंच नहीं रही है। एक तो ये कंसर्न है, इसकी वजह से सप्लाई की कॉस्ट बढ़ रही है, और क्वालिटी रॉ मटेरियल टाइमली अवेलेबल नहीं हो रहा, डिलेज आ रहे हैं, प्रोडक्शन लेट हो रही है, कंपनी के क्लेम्स जो है वो पूरे नहीं कर पा रही कि आपको प्रोडक्ट इस तारीख को मिल जाए। यानी क्लाइंट जो है उसकी वजह से परेशान हो रहा है कि कंपनी ने जो क्लेम किया था कि प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल 14 डेज में आपके पास होगा, वो नहीं आ पा रहा, और इस वजह से जो है वो डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है और डिलेज आ रही है। बट एक सेकंड कंसर्न और ये भी है कि जो जो सप्लाई के एरियाज हैं आपके, वहां आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, यानी एथिकल कंसर्न्स बहुत सारी वहां एग्जिस्ट करती है। मसलन आप कौन से एरिया से कौन सा रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर इसको किस तरीके से शिप कर रहे हैं, क्या इसकी वजह से वहां डैमेज क्रिएट तो नहीं हो रहा। जैसे कि हमने देखा कि एक विलेज जहाँ के लोगों की बेसिक राइट था वाटर, वो आपने उसके जो सरफेस था उसको लो कर दिया, वो लोग बेसिक जो ह्यूमन तरीका था उसको एक्सट्रैक्ट करने का, उससे बियॉन्ड जाने की जरूरत पड़ गई। तो इसमें एथिकल कंसर्न है, अगर कोई लीगल ना हो तो यहाँ इशू, तो एथिकल कंसर्न होती है, एथिक्स वहाँ गवर्न करती है। यानी क्या आपको ऐसा वहां करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। वॉज इट समथिंग दैट इज राइट वर्सेज रॉन्ग। एथिक्स हमेशा ये कंसर्न इशू कर रेज करती है कि समथिंग दैट यू आर डूइंग इज राइट वर्सेस रॉन्ग, जनरली इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी का एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, यानी सोसाइटी के एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड के लिहाज से ठीक था या गलत था, या आपको करना चाहिए था नहीं करना चाहिए। आप उसके मुतालिक पब्लिक को बता भी ना रहे हो कि क्या हो रहा है, यानी आप कम्युनिकेट ना कर रहे हैं, एडवांस में ना बता,
और कुछ ऐसा एक्शन कर रहे हो जिससे कोई ना कोई हार्म क्रिएट हो रहा हो, डिलिबरेटली और अनकॉन्शियसली, दोनों वेज में भी। क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विस प्लांट ऑपरेशंस करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं। आप कहते हैं जी हमें पता नहीं था हमें ये कि होना है, बाद में फिर ये सेम एक्सक्यूजेस प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मीडिया, रिसर्चर्स, एनालिस्ट आपके ऊपर इसलिए क्वेश्चन मार्क प्लेस करते हैं कि जब आपने फॉर एग्जाम्पल 5 इयर्स रिसर्च की कि ये प्लांट यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आपने ये एथिकल और इन्वायरमेंटल कंसर्न को क्यों नहीं प्लान किया, सोचा। तो इस हवाले से these could be serious questions in terms of whether it was right or wrong to do that or not. आपको ऐसा करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। भी फूड कंपनीज के हवाले से बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं, और उनको फॉर years एंड years एथिकल कंसिडरेशंस के हवाले से सीरियस क्राइसिस का सामना रहा है। मैंने हमेशा क्लास में जिक्र किया है कि KFC when came to Pakistan had shut down its operations, क्योंकि वहाँ इशू ये था कि ये हलाल चिकन है या नहीं है। अच्छा, कि चिकन कहाँ से आता है, कौन बनाता है, ये सिंथेटिक है, ये नेचुरली ग्रोन है। पता चला कि वो सिंथेटिक चिकन है, वो जो कि हलाल चिकन नहीं है। फिर जब वो वापस आया तो उसने एथिकल इश्यूज और रिलीजियस इश्यूज को सामने रखा, और फिर KNN से बनवाया चिकन, वहां से सप्लाई ले ली। KNN का स्लोगन ही हलाल चिकन है। तो जब ये ऐसा किया तो यूरोप में राय मच गया कि आप चिकन को किल क्यों करते हैं। KFC को बड़ा सिवियर बैकलैश का सामना करना पड़ा यूरोप में, और कर्नल हार्मन सैंडर्स को हमने कहा ये किलर कंपनी है, ये क्रूअली मारती है बर्ड्स को। फिर उन्होंने वहां पब्लिक डिस्क्लोजर जारी किया कि ये हमारा इशू नहीं है, ये तो KNN जिम्मेदार है, वो बताए। तो they had to take a lot of adjustment strategies to reflect upon their way using ethical ways during their supply chain operations. I think we have less than a minute or two available into this. मैं ऐसे मौके पर क्विकली इस केस को ओपन कर रहा हूँ। दिस इज वर्ल्ड फेमस logistics company UPS, United Parcel Services, were leading in terms of, I think they started their operation in 1901 है, तो इस लिहाज से around 125 plus years of success नजर आती है। एक तो कंपनी ऐसी है जो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, शिपमेंट ऑफ गुड्स कर रही है। तो आप देखेंगे कि उसके लिए जो खास तौर पर मेजर कंसर्न या इशू होना ही चाहिए, वो इश्यू होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज के दौरान किसी किस्म का भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज विच इज ऑलमोस्ट 30% ऑफ दी कंट्रीब्यूटेड टू ग्रीन हाउस एमिशंस, कार्बन एमिशन के हवाले से GHG टर्मिनोलॉजी है जैसे यूज होती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उस पे कंट्रीब्यूट करती है इन यूनाइटेड स्टेट्स अलोन। और कंपनी जो कि UPS ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, so distributes across different regions of the world, especially in the United States. Therefore, it should be responsible for some of the major emissions. होना ही चाहिए कि वो कंपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उसकी फ्लीट ऑफ कार्गो आइटम्स घूम रहे होते हैं पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, और वो एमिशन का सोर्स हो सकते हैं। सो UPS always recognize this कि they are under scrutiny, लोगों की ह्यूमन इस सारे प्रोसेस को और बेहतर करे। फॉर एग्जाम्पल, एक कार जब किसी डेस्टिनेशन पहुंची और वहां उसने प्रॉपरली शिपमेंट ड्रॉप ना की, तो उसे वापस जाना पड़ा स्टोर पे, अपने वेयर हाउस पे, फिर दोबारा चली, फिर दोबारा गई। तो री रूटिंग और इस तरह के मेजर इश्यूज हैं जिसके अंदर प्रॉपरली फैमिली प्लेस ना हो सकी। इस तरह के इश्यूज को डेफिनेटली सॉल्व करने से वो इस जो ग्रीन हाउस एमिशन है इसको किसी हद तक मिनिमाइज कर सकते थे। तो उन्होंने एक AI सिस्टम लॉन्च किया विच इज कॉल्ड ओरियन। ओरियन के हवाले से बहुत सारी केस स्टडीज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। ये चीज रूट ऑप्टिमाइजर है, यानी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया कि हम लॉन्ग रूट्स, एक्सेसिव
ट्रैवलिंग को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, और डिस्ट्रप्शंस जो हुई हैं इस तरह की जिसके अंदर हम शायद प्रोडक्ट्स को टाइमली ना पहुंचा सकें, इसको कैसे रोक सकते हैं। तो पता चला कि इन 2012 Orion was able to save UPS 10 million gallons of fuel per year है। फ्यूल कंजम्पशन, फ्लीट की फ्यूल कंजम्पशन कम हो गई 10 मिलियन gallons, which means that it had provided company a financial benefit। और यूपीएस की जो कार्बन फुटप्रिंट टर्मिनोलॉजी है विच इज 100,000 मेट्रिक टन पर ईयर है, उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया। और कार एमिशंस जो हो रही थी उसको उन्होंने कम कर दी। यानी ना सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स मिले यूपीएस को, बल्कि उन्होंने वो जो इम्पैक्ट ऑन दी इन्वायरमेंट था उसको भी रिड्यूस किया। और इस वजह से एफिशिएंसी बढ़ गई। जब एआई सिस्टम आ गया तो हमें ज्यादा देर शायद वेयर हाउसेस में सामान को रखने की जरूरत नहीं थी। हमें अपनी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है उसको भी कम करने में मदद मिली, यानी यूपीएस वाज एबल टू कट इट डाउन, एंड देयरफॉर वाज अ डुअल इफेक्ट ऑन मेनी वेज है। और हम देख रहे हैं कि एआई एंड टेक्नोलॉजीज आर देयरफॉर क्रिएटिंग एंड इंप्रूविंग सप्लाई चेन सिस्टम। सप्लाई चेन की इनएफिशिएंसीज थी, उनको अगर रिड्यूस किया गया, उनके प्रेशर कट डाउन किया गया, तो हम देख रहे हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन भी हो रही है और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उनको भी मिनिमाइज किया जा रहा है। तो इट हैज बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेंचमार्क software approach which has UPS has taken up in recent years। ये तो एआई अब आया है, आप देख रहे हैं 2023, 24, 25 में एआई के मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, बट these companies were taking up these options way ahead of the time। इन यूपीएस को हाई रैंक किया जा रहा है कि यूपीएस वाज समथिंग अ विजनरी कंपनी के तौर पर प्रेजेंट हो रही है कि उसने एआई का इस्तेमाल वक्त से पहले किया है। सस्टेनेबिलिटी की जो हीटेस्ट डिबेट है वो भी लास्ट 5-10 ईयर्स में आती है। तो यूपीएस वाज ranked higher by many in comparison to many companies, they were thinking well before their time, and they were futuristically planning about environmental concerns and using technology to get done है। तो हमने कहा था टेक्नोलॉजी, आईओटी, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं ये भी एक फ्यूचरिस्टिक सस्टेनेबल की तरफ हमें लेके जा रही है। आई थिंक हमने रिस्क को काफी हद कवर अप कर लिया। कल जब हम आएंगे तो हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, केस फॉर सस्टेनेबिलिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, उनके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन कर रहे होंगे। आई होप we are on right track and we are able to cover up major aspects related to this particular course। See you inshallah in tomorrow's session, very similar time। आपने देखा होगा मैं ऑफिस आ गया हूँ, इंटरनेट अच्छा है और इसमें हमें कुछ ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं हो रही। होपफुली दिस विल कंटिन्यू।